मंदिर टा दे, मस्जिद टा दे, ते टा दे जो कुछ टैंदा। एक बंदे दा दिल ना टावे, सोना रब दिलां विच रहिंदा। सब विरद करो अल्लाह अल्लाह, ओनू याद करो सब विरद करो अल्लाह अल्लाह, ओनू याद करो अल्लाह अल्लाह। जेड़ा सारे जगदा वाली है, जेड़ा सारे जगदा वाली है, ओदा नाम लवो अल्लाह 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 अल्लाह। सब विरद करो अल्लाह अल्लाह, ओनू याद करो अल्लाह अल्लाह। ओ सबदा पालन वाला ए, हर भला नू टालन वाला ए, ओदा नाम लवो अल्लाह 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 अल्लाह। सब विरद करो अल्लाह अल्लाह, ओनू याद करो अल्लाह 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 अल्लाह। माशाल्लाह भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत इतना प्यारा कलाम शामिल करने के लिए हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से हैं और एक अच्छे से दिन का अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। और आज एक बहुत ही अहम मौजू के बारे में हम बात करने वाले। दुनिया भर में जितनी भी बीमारियां हैं ना, पर्सनली मुझे अगर किसी बीमारी से सबसे ज़्यादा अगर डर लगता है ना, तो वो बीमारी है कैंसर। और क्योंकि इसके बारे में ना हमने अजीब अजीब बातें सुनी हैं, क्योंकि कोई कहते हैं कि जनाब इसका पता नहीं चलता है, तशख़ीस बहुत देर से होती है, जब तशख़ीस होती है उस वक्त जो है एक ऐसी स्टेज आ चुकी होती है कि उसके इलाज के लिए इलाज मुश्किल हो रहा होता है। फिर इसके बारे में और भी जो हमारे मतलब अजीज़ो अक़ारब में अगर कभी देखा कभी किसी ने, तो इस कीमोथेरेपी वाला जो एक अज़ाब है उससे गुज़रना, और वो बहुत डर लगता है मुझे। अगर इसके बारे में जब हम रिसर्च करते हैं तो कोई ख़ास वजह सामने, कोई एक सॉलिड रिपोर्ट सामने नहीं आती है, कोई ऐसी रीज़न नहीं पता चलती है कि भाई इस चीज़ की वजह से कैंसर होता है, या अगर है तो हमारे इल्म में नहीं है उस तरह।
तो आज हमने सोचा कि आज इसी बारे में बात करें। हम मेडिकल साइंस और हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से बात तो किया करते हैं, आज क्यों ना कोई इसके बारे में कुछ अवेयरनेस का एक शो करें, ताकि हमें और हमारे नाजरीन को, आप सब दोस्तों को पता चल सके कि हमें किस तरह अपनी सेहत को बिल्कुल महफूज रखना है और एक इसका बेहतरीन इलाज करना है। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फ्रूट या वेजिटेबल जो भी है वो हमारे एक शो में हम आपको दिखाएंगे और जिसके ज़रिए इसका इलाज मुमकिन है। और जो हमारे से मेहमान हैं जिनसे बातचीत होगी उनका मैं तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ है मिस्टर सोरसोप रेहान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। पहला सवाल ये करना है मुझे कि सोरसोप क्या है, क्यों आपका नाम ये, मगर ये फ्रूट कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक छोटे से वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात कर रहे हैं एक बहुत ख़तरनाक मर्ज़ के बारे में, कैंसर के बारे में, कि इससे कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं और क्या इसका वाकई इलाज मुमकिन है। कुछ इस हवाले से कुछ एक अवेयरनेस का आज एक प्रोग्राम है। अच्छा, मैंने तारुफ करवाया था, हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सोरसोप रेहान साहब। ये सबसे पहले तो ये बताएं ये सोरसोप क्या है, ताकि मतलब आपने इतना खूबसूरत नाम क्यों रखा है, ये बताएं हमें आप। अच्छा, बेसिकली ये फ्रूट जो होता है ये पाकिस्तान में नहीं पाया ये फ्रूट का नाम है सोरसोप? जी हाँ, ये फ्रूट का नाम ओके। है। ये जो फ्रूट सामने रखा हुआ है? जी हाँ, ये जो सामने रखा हुआ है इस फ्रूट का नाम है सोरसोप। अच्छा, तो आपने कहा कि इसको मैं अपने नाम के साथ जोड़ लूँ? जी, कुछ थोड़ा सा नायाब क्या हुआ, मगर मेरा नाम हो जाए। नहीं, मैंने तो नहीं रखा, लोग यानी ये कहना शुरू हो गए मुझे। बेसिकली ये पेरिशेबल होता है फ्रूट और पाकिस्तान में पाया नहीं जाता। अच्छा। और साउथ अमेरिका में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर ये पाया जाता है। अच्छा। तो चूंकि पाकिस्तान में होता नहीं था, हमने मंगवा के लोगों को देना शुरू किया और बाय हैंड मंगवाना पड़ता है इसको, कोई कंटेनर बेसिस पे आप मंगा के नहीं दे सकते क्योंकि ये फ्रेश यूज़ होना। अच्छा। तो उसके बाद फिर जब लाजमी बात है ये एक यूनिक काम था और जब हम करना शुरू हुए तो लोगों ने यानी कि मुझे मुखातिब करना शुरू कर दिया एक मिस्टर सोरसोप के नाम और आपने कहा चले लोगों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलें कोई ऐसी शनाख्त अगर बन जाती है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत अच्छी ठीक है, ठीक। आज चलें, जब कैंसर की बात कर रहे थे तो क्या वाकई कैंसर का इलाज मुमकिन है? जी हाँ, कैंसर का इलाज भी मुमकिन है और सबसे पहले यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कैंसर से बचाव जो है उसके लिए अगर हम बहुत सारी चीज़ें करें तो वो ज़्यादा यानी कि ज़रूरी हैं। अच्छा। कैंसर का इलाज इस सेंस में मुमकिन है कि कैंसर का ताल्लुक़ जो होता है इंसान के इम्यून सिस्टम से होता है। ठीक है। और इम्यून सिस्टम से होता है और अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना लेंगे तो कैंसर सेल की ग्रोथ को रोका जा सकता है। अच्छा। जी हाँ, और उस सिलसिले में हमें ये समझ लें कि तमाम जो एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें होती हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, नेचुरल चीज़ों का, और उसी से हम जो है अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो सबसे दुनिया में नाम आता है वो सोरसोप फ्रूट का आता है। अच्छा। इसके इस्तेमाल से होता ये है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, ये इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से फास्टली बूस्टअप करता है, जिससे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन इंक्रीज़ होती है और कैंसर सेल्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कैंसर सेल्स की नौयत ये होती है कि वो लो ऑक्सीजन में बहुत पावरफुल हो जाता है। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे कि वीट ग्रास है या हम ताज़े फल हैं, फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, उनका इस्तेमाल करें। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि टॉप ऑफ द लिस्ट ये सोरसोप, इसके इस्तेमाल से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और कैंसर के खिलाफ जो है ना वो आप पे लड़ने के ब्लड में ऑक्सीजन इंक्रीज होती है जब इम्यून सिस्टम हमारा। ये आपका अपना मुशाहिदा है या इसको इंटरनेशनली तस्लीम किया जाता है? ये चीज़ तस्लीम की जाती है। और ये कोई हमारी कोई प्रोडक्ट भी नहीं है और हमारी कोई ईजाद भी नहीं है। ये गुज़िश्ता 30 से तकरीबन 40 सालों से अमेरिका में और यूरोप में इस्तेमाल किया जाता है और इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जूसेस हैं और XYZ
बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में चूँकि ये ग्रो नहीं हो पाता है तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में हमें अवेयरनेस भी नहीं है फ्रूट के बारे में। तो ये हम मंगवा के लोगों को देते हैं कैंसर पेशेंट को, और उनको बताते भी हैं मज़ीद चीज़ों के बारे में कि वो किस तरह से अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं और अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन किसी भी स्टेज पे अगर कैंसर के पेशेंट हो, जो आपका सवाल था कि इलाज मुमकिन है, अगर वो स्टेबल कंडीशन के अंदर ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो फिर वो पेशेंट सस्टेन करता है। लेकिन अगर वो इन चीज़ों को, इन बातों को अगर वो नहीं समझता, क्योंकि आपका जो मुशाहिदा है जैसे कि आप बोल रहे थे कि डाउटफुल होते हैं लोग कि भाई हम सरवाइव कर भी सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। मतलब पता है यकीन की एक कमी नज़र आती है ना। आप कोई भी इलाज जो है जब यकीन से नहीं करवाएंगे, इधर कीमोथेरेपी होती है तो उस पर भी एक होता है कि यार पता नहीं यार ये भी मजबूरी से करवानी पड़ रही होती है, एक मतलब उस पर भी यकीन नहीं होता कि ये हमें ठीक, इससे हम ठीक हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग बाकी ठीक नहीं भी होते, कुछ बिल्कुल हो भी जाते हैं। तो इस किस्म की एक सिचुएशन है ना, सूरत हाल है, कोई इतना क्लियर इसका कोई इलाज मौजूद नहीं था। तो इस वजह से हमने कहा इसके ऊपर अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम किया जाए। तो इसको आप कैसे खाने के लिए आप सजेस्ट करते हैं? इसे पका के खाया जाता है, ये ऐसे खाया जाता है, क्या है ये? बहुत अच्छा आपका सवाल है, और मुख्तलिफ़ कंडीशन में इसको मुख्तलिफ़ पेशेंट के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। किसी को ज़्यादा दिया जाता है, किसी को कम दिया जाता है, और किसी को नहीं भी दिया जा सकता। अच्छा जी हाँ। मिसाल के तौर पे किसी का लीवर अगर फेल हो रहा है, हाँ, तो उस दरमियान में वो ये फ्रूट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जनरली जो तमाम स्टेबल पेशेंट्स होते हैं वो इस फ्रूट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली इसका गूदा हम निकालते हैं इसके अंदर से, जैसे कि हम आम का गूदा निकालते हैं इस तरह से, और ग्राइंड करके जूस बना के पी लेते हैं। ओके, सिंपल, यानी कि इसका तरीका ये है इस फ्रूट का। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, बिल्कुल। छोटी सी, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। और ये हम रेहान साहब से ये पूछेंगे कि किस तरह कैंसर से बचाव मुमकिन, मतलब हम कैसी ऐसी क्या चीज़ करें, ऐसा क्या खुराक में रखें कि हम इससे बच सकें कैंसर के मर्ज से। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं कैंसर के इलाज के हवाले से। और हमारे साथ प्रोग्राम का ये हिस्सा, इसमें ताउन किया है कोक ने, जिनका कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, कोक हर किसी की ज़रूरत बनती जा रही है। चाय कौन पीता है? ओके जनाब, सोर्स ऑफ रेहान साहब, अच्छा हम बात करते हैं अब इसके इलाज के हवाले से कि इसको एक जूस की शक्ल में अपने शेक बना के इसका जो है ना वो आप पेशेंट को देते हैं, जिससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसका कुछ दवाइयाँ वगैरह खा रहे हैं, तो उसके साथ इसे कंटिन्यू रखा जा सकता है कि इसको इसके मतलब इसके ज़रिए इलाज करने के लिए वो सब कुछ छोड़ना पड़ता है पहले? जी हाँ, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट बहुत सवाल आपने किया है। ये ऐसा नहीं है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट ना कराएं। हमारी तमाम लोगों को एडवाइस ये होती है कि वो अपना ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट जहाँ तक हो रहा है वो कराएं, और एज ए सप्लीमेंट या एज ए अच्छी डाइट, अच्छी ग़िज़ा के तौर पे इस फ्रूट को इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ अगर वो अपना ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करना चाहते हैं और रिकरेंस से बचना चाहते हैं, तो इस फ्रूट के साथ साथ तमाम नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें, जिसमें डब्बे का दूध इस्तेमाल ना करें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट। तो खालिश दूध कहाँ से? आप एड्रेस भी देंगे मैं फिर जहाँ से मेरे... वैसे तो हमने शुरू कर दिया है पाकिस्तान के कराची के अंदर हमने स्टार्ट कर दिया है, और वो भी गाय का दूध हमने सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया 6-7 साल की कोशिश को। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, तकरीबन 30-40 हज़ार लोगों के रिव्यूज़ लेके पूरी दुनिया से, वो मैं आपको 6-7 साल की वर्किंग अपना बता रहा हूँ उसके अंदर। उसके साथ साथ हमें वाइट चीनी जो होती है, जी हाँ, वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये वो सारे कैंसर से बचाव के तरीके आप बता रहे हैं कि जिससे हम आम लोग जो जिन्हें ऐसा कोई मर्ज़ नहीं, और अल्लाह ना करे कभी आइंदा कभी फ्यूचर में कभी ऐसा मर्ज़ के साथ हमारा वास्ता पड़े, आप बता रहे हैं कि इन चीज़ों को बिल्कुल अगर ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो फिर
कैंसर से 90% तो बचा जा 90% बचा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि एक तो खालिस दूध, हमारे को डब्बे का जो दूध है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है, हमें फ्रेश दूध इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हमें कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनके अंदर सोडियम मिलाया जाता है प्रिजर्व करने के लिए, और सोडियम हमारी इम्यूनिटी को नीचे की जानिब लेके जाता है। तो कैंसर सेल का ताल्लुक जो है हमारे इम्यून सिस्टम से ही है। मेरा मिशन भी यही है और मैं चाहता भी यही हूँ कि मैं लोगों तक अपनी जो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये आप इंटरनेट पे अगर देखेंगे तो हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे और वाइट पॉइजन लिखेंगे तो हमारी 5 जो नेसेसरीज हैं वो सामने आ जाती हैं, जिसमें वाइट चीनी है। ओके, रिफाइंड क्यों किया जाता है, पाकिस्तान में क्यों सप्लाई किया जाता है, नेचुरल शुगर क्यों नहीं की जाती, ये मेरा सवाल है यहाँ के लोगों से। उसके अलावा वाइट आटा है, वाइट आटा रिफाइंड करके क्यों सप्लाई किया जाता है मार्केट में। इसके अलावा रिफाइंड नमक है, रिफाइंड नमक जो है वो क्यों किया जाता है और क्यों सप्लाई किया जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा पॉलिश वाले चावल होते हैं, वो वाइट क्यों किए जाते हैं और क्यों सप्लाई किए जाते हैं। ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें बचना है और हर घर की ज़रूरत है। जाते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये क्यों किया जाता है और क्यों इस तरह ताकि आंखों को भला महसूस हो। हम, मेरा ख्याल है ये इसका रीज़न बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आया है, क्योंकि हम अगर पास्ट में जाते हैं तो ये सब काम नहीं होते थे और बीमारियां, ये बीमारियां इस हद तक नहीं थी। जब आप सुबह से शाम, सुबह उठता है वो जूस पीता है, स्कूल में जाता है वो जूस पीता है, सही है, वापस आता है वो पापड़ खाता है। जब वो सारी ये चीज़ें इस्तेमाल करेगा तो उसका इम्यून सिस्टम कैसे बूस्टअप करेगा, कैसे उसके अंदर वो आएगी। तो मेरी तो तमाम लोगों से, यहाँ के इदारों से, यहाँ के लोगों से, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, आप सोच नहीं सकते, यानी कि आप उन पिक्चर्स को नहीं देख सकते जो मैं, लोग मुझसे रब्ता करते हैं फ्रूट के हवाले से करते हैं, और जब मैं उनका हाल देखता हूँ और पहचानता हूँ तो मैं सो नहीं सकता रात को, ऐसा हाल होता है मेरा। तो इतना बुरा हाल है। और उसके अंदर, और ज़्यादातर 90% केसेस के अंदर मैंने ये देखा है कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करता था, उसे कैंसर हो गया। कोई बच्चा जूसेस बहुत ज़्यादा पीता था, उसे कैंसर हो गया। डब्बे के मसाले, अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें पता ही नहीं है ना कि हमें क्या खिलाया जा रहा है। अगर हम ये सारी चीज़ें रोक दें, कंपनी पे ट्रस्ट करके एक चीज़ ले रहे हैं कि इन्होंने शायद खालिस चीज़ पीस के इसमें डाली होगी, मतलब एक ट्रस्ट है ना सकते हैं। लेकिन अब जो अब एडवर्टाइजिंग होती है, जिस तरह से अट्रैक्शन पैदा की जाती है लोगों के अंदर, तो लोगों को शऊर नहीं है बेसिकली। मैं तो लोगों में जा नहीं रहा, मैं लोगों में तो इस तरह से मीडिया पे जाके तो शऊर पैदा नहीं कर रहा। मैं तो 6-7 साल के बाद किसी प्रोग्राम में आके बैठा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि मैं ये पैगाम घर घर तक पहुँचाऊँगा, और मैं पहुँचा रहा हूँ 6-7 साल से। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम फहीम अब्बास, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। या भाई, आप कैसे हैं? बस आपकी बातें सुनते हैं तो, और आप यकीन से कहें कि सुबह कोई इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम देख के खुशी होती है। थैंक यू क्योंकि और आपके जो मेहमान बैठे इनको भी सलाम हो। एक्चुअली बात ये फहीम, कैंसर तो बहुत एक ऐसे है कि जिसका कोई इलाज होता नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल अगर वो प्रिवेंशन उसकी हो सके तो हो जाती है। और ये बैठे में इनसे, क्योंकि मेरा ये बात करें इस पर, तो मेरे फादर को खुद भी कैंसर था। एक्चुअली कैंसर की जो दवाइयाँ है ना, वो खुद इतनी खतरनाक होती है कि उससे ज़्यादा तकलीफ में आदमी मुबतला हो जाता है। अब इन्होंने जो फल की बात की है, वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। और मैंने खुद भी पढ़ा है, तो ये क्या ईजी टू रीच है, और ये क्या किस स्टेजेस में ये काम आ सकता है? क्या ये आगे जब 3rd डिग्री का कैंसर होता है उस वक्त भी ये कारामद होता है, या इनिशियल स्टेज पे इसके असरात होते हैं? बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इन्हीं के सवाल के साथ एक चीज़ मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ कि क्या ये वो लोग भी खा सकते हैं जिनका कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है? एक आम लोग भी क्या ये फल खा सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। जो सबसे पहले आपका जवाब दे देता हूँ, फिर मैं उनका देता हूँ। बिल्कुल वो आम लोग खा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी इसके प्राइस इतने ज़्यादा हैं कि वो आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये बाय हैंड मंगाना पड़ता है हमें लोगों को देने के लिए। जो आवाम चलगोज़े खा सकती है ना, ये भी खा सकती है। जो ये खा सकता है, वो जो अफोर्ड कर सकता है वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता है। इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है। हम भी अपने घर में और हमारे बच्चे और वालिदैन इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। और इसके पत्तों की चाय भी पी जाती है, ग्रीन टी, जो दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टी होती है। अच्छा, मैं उनके सवाल का जवाब दे दूँ कि ये फ्रूट पाकिस्तान में हम लोग मंगवाते हैं और बाय हैंड मंगवाते हैं।
यानी कि स्पेशलिटी हमारी है, या मैं आज आपके सामने जो बैठा हुआ हूँ वो इसीलिए बैठा हूँ कि पूरे पाकिस्तान ने इस पर काम करना चाहा और वो लोग नहीं कर सके। हमने, अब हमारी कोई शॉप नहीं है, हमारा कोई स्टोर नहीं है, ठीक है, और हम लोगों को घर घर तक मंगा के घर घर पहुंचाते हैं इस चीज़ को। और इलाज का ताल्लुक ये है कि अगर पेशेंट स्टेबल है आपका, उसका खाना पीना ठीक चल रहा है किसी भी स्टेज पे, तो इस फ्रूट के साथ मज़ीद और चीज़ें भी आ गई हैं, जैसे वीट ग्रास का मैं नाम ले सकता हूँ। उसके अलावा अमेरिका, इंग्लैंड ने 2-3 चीज़ें और भी प्रोड्यूस कर ली हैं। ये वीट ग्रास क्या है? गंदम की घास कहते हैं उसे। अच्छा। वो आप अपने घर में आराम से उगा सकते हैं। उगाने के बाद उसको जो है 100 ml उसका अर्क निकालें और वो दूध के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करें। मेरे पास ऐसे सैकड़ों, बल्कि अब पाकिस्तान में हज़ारों लोग होंगे, लेकिन सर्वाइवर जो है वो आना नहीं चाहता, मीडिया पे प्रोग्राम में नहीं आता और इतनी अर्ली मॉर्निंग नहीं आता, वरना मैं मज़ीद लेके आता। लेकिन मैंने किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में नाइला जाफ़ी साहिबा को ज़रूर लेके आऊँगा। अच्छा, मुझसे नाइला पर ये यूज़ कर रही हैं? बिल्कुल, वो भी इस्तेमाल कर रही हैं और ऐसे बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो मीडिया से वाबस्ता हैं हमारे, और उनको फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर अच्छे स्टेजेस पे ये तमाम चीज़ें पेशेंट को मिल जाती हैं तो पेशेंट 100% सर्वाइव करता है, पेशेंट को रिकरेंस नहीं होता ड्यूरिंग द कीमो। अब जितने भी लोग कीमोथेरेपी करा रहे हैं, उनको जो कीमोथेरेपी होने के बाद जो उनको वीकनेस होती है, अगर वो पेशेंट इस फ्रूट को इस्तेमाल करेगा तो उसको वो वीकनेस नहीं होगी। उसके ब्लड के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो चेंजेस नहीं आती। असल में होता ही है कि स्टेज 3-4 के अंदर जब हमारी कीमोथेरेपी की जाती है किसी भी पेशेंट की, तो वो डॉक्टर उसे बोल देते हैं कि 3 महीने या 6 महीने आपकी ज़िंदगी है, और आपका भी जो मुशाहिदा है, जो आप मुझसे बोल रहे थे कि वो इससे ज़्यादा वो नहीं जिएंगे और नहीं करेंगे, वो होता यही है कि जब उनको। अच्छा, वो डॉक्टर डराए ना डराए, वो इर्द गिर्द के लोग डरा देते हैं। बिल्कुल, आप कह मतलब सकते हैं। एक पिछले दिनों एक हमारे एक अजीज़ हैं, वो एक इस तरह कैंसर के ट्रीटमेंट करते हैं, ये इसके दवाइयों के बगैर। वो इसी तरह वो आप ऑक्सीजन का लेवल जो है ना बॉडी में वो बढ़ा के और इस तरीके से। तो उन्होंने बताया कि एक साहब स्टेज 4 के कैंसर पेशेंट, और वो एक बड़े मशहूर हॉस्पिटल में उन्हें फ्री किया गया, डिस्चार्ज किया गया वहाँ से, तो उनके घर वालों का इनकी कब्र खुदवा लें आप, इनका बचना में। आप बताएं कि इन जुमलों में कहीं कोई मोटिवेशन है? मतलब किस कदर अफसोस की बात है ना। खैर, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ब्रेक से वापस आके तो हम ज़रा इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज कैंसर के इलाज के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह इसका इलाज मुमकिन है। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल्स में कैंसर का इलाज किस तरह किया जा रहा है? हॉस्पिटल्स में क्या वो जो मेडिसिन्स हैं वो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वो नहीं बढ़ाती हैं? क्या वो इस तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं? बेसिकली कैंसर के 2 ही ट्रीटमेंट होते हैं 2 से 3 ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहले तो जो छोटे ट्यूमर्स होते हैं वो रेडिएशन के ज़रिए ख़त्म कर दिए जाते हैं, जिसमें अब लेटेस्ट हमारे पास रेडियो सर्जरी, जिसे साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी हम कहते हैं, वो जिन्ना अस्पताल के अंदर कराची के अंदर आ गई है, और पाकिस्तान में तकरीबन शायद अपनी नौयत की एक ही है। तो ये लेटेस्ट सर्जरी है रेडियो सर्जरी, जिसमें रेडिएशन के ज़रिए छोटे ट्यूमर्स को ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि अगर ट्यूमर्स हैं, बड़े ट्यूमर्स हैं, तो उनको फिज़िकली सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है। उसके साथ साथ इसके जो सेल्स होते हैं उनको मारने के लिए कीमोथेरेपी की जाती है, और वो चाहे स्टेज 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, तमाम स्टेजेस में कीमोथेरेपी की जाती है। लेकिन कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं बेसिकली, और उससे इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं होता, उनसे बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसी वजह से पूरी दुनिया में डिबेट हो रही है इस चीज़ पे कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कोई ऐसी मेडिसिन बनाई जाए जिससे सिर्फ पर्टिकुलर कैंसर सेल जाके किल हो,
वो कैंसर सेल को किल करे। अभी कीमोथेरेपी की जो मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर जाती है उसमें ये होता है कि वो जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तो वो हमारे हेल्दी सेल्स को भी मुतासिर करती है और कैंसर सेल को भी किल करती है, जिसकी वजह से हमारे आर्गन्स भी डिस्टर्ब होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं किडनी में। और अच्छा, कुछ तरीक़ाकार ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि अगर आपने कीमोथेरेपी नहीं करवाई है तब हम आपका इलाज कर सकेंगे, अगर आपने कीमोथेरेपी करवा ली है तो फिर हम आपका इलाज नहीं कर सकते। जी हाँ, कुछ थेरापीज़ ही हैं वो भी इस तरह से हैं, वो कुछ लोग कहते हैं। वो ये देखते हैं कि आपका जो आपके अंदर जो है इस वक्त कितना इम्यूनिटी बाकी रह गई है या आपके आर्गन किस कंडीशन में है। तो कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं दुनिया में जो इस तरह से। अच्छा, इसके बारे में कहते हैं कि चोर मर्ज है, एक दफ़ा मतलब पैदा होता है तो खामोशी से काम करता रहता है, आपको काफ़ी अरसे बाद पता चलता है कि अच्छा ये हो चुका है मेरे साथ। तो ये बहुत अर्ली स्टेज में क्या पता चल सकता है इसका? जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं जो लोग, उनको तो पता चल सकता है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता चलता। जैसे कि किसी को बुखार हो रहा है या पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है, बार बार बुखार का आना, वेट लॉस हो रहा है उसका, तो इस तरह से वो जाएं और अपने चेकअप कराएं, जिसमें स्कैनिंग भी है, अल्ट्रासाउंड भी है। किसी को ट्यूमर हो रहा है, अगर बॉडी में कोई छोटा सा ट्यूमर हो गया है, कहीं पे भी है, गले में है, ब्रेस्ट में है, कहीं पे भी है, तो उसकी तशख़ीस ज़रूरी है। लेकिन जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने अपना तजुर्बा हासिल किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर तकरीबन ये है कि कोई 90% लोगों को स्टेज 3-4 के अंदर पता चलता है। और जो हमारा लाहौर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो स्टेज 3-4 में पेशेंट्स को लेता नहीं है। मैं तो हैरान भी हूँ इस बात पे कि वो वहाँ पर क्यों ट्रीटमेंट नहीं होता है। और उसके बाद जितने भी हॉस्पिटल में आप चले जाएँ, छोटे हॉस्पिटल में, उसके बाद कराची के, उन तमाम में स्टेज 3-4 का पेशेंट का जो है ना वो ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं इस पर भी हैरान हूँ, क्योंकि जो एक मेन हॉस्पिटल है वहाँ पर स्टेज 3-4 का ट्रीटमेंट नहीं होता। और अगर आप छोटे हॉस्पिटल में चले जाएँ, क्लिनिक्स में चले जाएँ, तो वहाँ स्टेज 3-4 का ट्रीटमेंट होता है और बहुत बुरे हालात होते हैं उन लोगों के। मैंने कोई सर्वाइवर्स का जो है वो कोई अच्छा रेशो नहीं देखा है। और पाकिस्तान के अंदर जो लोग मुझे जो आप जिस पाकिस्तान के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं ना जी, वहाँ पे ट्रीटमेंट के एतबार से मेरा ख्याल जो बेस्ट जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। पाकिस्तान में जो मेरा जो तजुर्बा है उसमें पाकिस्तान में जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है वो उसी हॉस्पिटल में होता है जी। लेकिन ये होता है कि स्टेज 2 तक होता है, जो हमें लोग बताते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन स्टेजेस होते हैं कैंसर के। स्टेज 3-4 में वो ट्रीटमेंट नहीं करते, वो नहीं लेते पेशेंट्स को। तो वो पेशेंट्स कहाँ जाएंगे? वो भी छोटे हॉस्पिटल में चले जाते हैं। और छोटे हॉस्पिटल्स के अंदर जाके जो उनका तेज करके बैठे होते हैं, उनका जो हो रहा है और जो उन पे अप्लाई किए जा रहे हैं, उन पे जो प्रैक्टिस हो रही हैं, वो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे तो अभी तक चांस नहीं मिला है। मैं तो चाहता हूँ कि वीकली बेसिस पे ऐसे प्रोग्राम हो और थोड़ा सा मुझे मीडिया भी टाइम दे, तो मैं वो लोगों को सामने लेके आऊँ और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो मैं दिखा सकूँ किसी तरीके कि क्या हो रहा है। क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं ना तो पता नहीं चलेगा। जब मैं उन लोगों को लाके बैठाऊंगा कि इस पूरे वीक के अंदर इतने पेशेंट आए हैं और ये इन हॉस्पिटल से होके आए हैं और ये ट्रीटमेंट था और इनके साथ ये हुआ है, क्योंकि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता आपको, ठीक है, तो फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। पाकिस्तान के जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हों, उन्होंने काम किया है इसके अंदर, तो मैं ये बोलता हूँ कि स्टेज 3-4 के अंदर भी एक नैनो नाइफ कोलेक्ट्रोल सर्जरी जो इंग्लैंड में होती है और फिलिपाइन में भी की जाती है, और जहाँ पर अभी हमारे जो इस वक्त मौजूदा दौर के हुक्मरान हैं वो लोग भी एडमिट हैं, तो जो नैनो नाइफ कोलेक्ट्रोल सर्जरी होती है वो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं लेके आते हैं? इतने ज़्यादा वसाइल तो नहीं चाहिए पाकिस्तान के अंदर। वसाइल तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, इतनी सारी हमारे को वो नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि यहाँ पर 90% लोगों को 90% लोगों को मैं बता रहा हूँ कि स्टेज 3-4 के अंदर डायग्नोज होता है कैंसर, पता नहीं चलता। हेल्थ सेक्टर में आपको पता ही है हमारे यहाँ जितने भी सूरत हाल है, ये भी जितना काम हुआ है ना प्राइवेट सेक्टर पे हुआ है, और सरकारी अस्पतालों में तो आपके सामने वो हड्डी जोड़ने के लिए न्यूमेटिक मशीन जो है वो नहीं है, उसकी जगह ड्रिल मशीन इस्तेमाल हो रही है आज भी। सर क्या बात करते हैं। यस, एक कॉलर ने जल्दी से इन्हें शामिल कर रहे थे, टाइम बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? ठीक है,
निगत बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे निगत जी? बहुत अच्छा टॉपिक है आज। और Thank you. मुझे ये पूछना था कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि चीनी बंद कर दें, दूध का तो चले खुला दूध ले लें, चीनी की बदली में कौन से हम लोग चीज़ यूज़ करें? बिल्कुल सही। और चीज़ ये है कि कैंसर के मैंने सुना है ये चीज़ कि किसी भी टाइप का कैंसर हो तो उसमें गाजर का जूस डेली बेसिस पे लिया जाए तो उससे जो है वो कैंसर की जो है वो ताकत खत्म हो जाती है। तो क्या सही है ये? बिल्कुल सही, ठीक है, थैंक यू सो मच। हम बात करते हैं, जल्दी से बता दें बस। वो चीनी की जगह तो मेरे ख्याल ब्राउन शुगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं या गुड़ इस्तेमाल करें। चीनी, कैंसर के जो पेशेंट हैं वो चीनी ना इस्तेमाल करें, अच्छा, वो बिल्कुल मीठा ही इस्तेमाल ना करें, और अगर मजबूरन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ब्राउन शुगर बिल्कुल या सही गुड़ का इस्तेमाल कर लें। ठीक हो गया। ठीक है। और मैंने अपने चीज़ों में ये बता दिया है कि ताज़े फल, फ्रूट और सब्जियां वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी और वो- बढ़ाएं, ठीक, उसमें अभी गाजर का जूस है और जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल इसको करना हासिल कैसे किया जा सकता है, जल्दी से बता दें बस। जितने भी हमारा ये एक साइट है और मेरा टेलीफोन नंबर अगर स्क्रीन पे चल रहा हो तो वो भी होगा, और हमारे पास हम मंगाते हैं और पूरे पाकिस्तान में TCS के ज़रिए वैसे भी आजकल हम ये गूगल पहुंचाते जिंदाबाद, हैं। मिस्टर सोर्स ऑफ रेहान साहब, थैंक यू सो मच। दोस्तों एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक नहायत ही अहम मौजूद पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। करियो मंजूर जिगरा शाह जमरो माय मशानी भूलाओ कैसे मंजर तेरी बहारों के मेरे वतन 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 तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। गुलों का रंग और नस्तरंग नहीं भूले, गुलों का रंग और नस्तरंग नहीं भूले। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। बहुत खूब, थैंक यू बॉबी, बहुत वेरी नाइस। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपने ये जो एक खूबसूरत सा एक नगमा सुना, ये जो धुन सुनी आपने, इससे आपको पता चल गया होगा कि बॉबी की आवाज़ ने आपको कश्मीर की सैर करवा दी होगी। जब से मैंने होश संभाला है, एक मसला वो अपने गिर्द हमेशा महसूस किया, मसला है कश्मीर। हमें यही बताया गया, हमें यही आज तक पता है कि हमारा बहसीयत पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो मसला है कश्मीर है, और इसको हल करने के लिए न जाने कितने लोग अपनी जान से गए, कितने कश्मीरियों ने सिर्फ कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब देखते हुए अपनी ज़िंदगियाँ उनकी ख़त्म हो चुकी हैं, और वो कश्मीर की आज़ादी एक ख्वाब ही बन के रह गया। अभी हाल ही में इतवार के रोज़ भारतीय फ़ौज और अस्करियत पसंदों के माबेन झड़पें हुई, जिनमें से अभी तक 21 लोग हलाक हो चुके और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ये क्या हमेशा ऐसे लड़ाई होती रहेगी?
क्या हमेशा हमारे वो मुसलमान बहन भाई, वो कश्मीरी बहन भाई, वो अपनी जान के नजराने पेश करते रहेंगे? क्या उनके नसीब में कभी आज़ादी नहीं है? क्या वो इसी तरह जुल्म व सितम का शिकार होते रहेंगे? अभी कुछ दिन पहले हमारे स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी, उन्होंने ट्वीट किया कि यूएन को कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। भारतीय क्रिकेटर्स ने भी उसका जवाब दिया, जी जब भी बात कश्मीर की होगी तो हम खामोश नहीं रहेंगे। वो चाहे ट्विटर हो, वो चाहे सोशल मीडिया हो, या वो वैसे आप बात करें किसी से, एक जंग हमेशा जारी रहेगी। और ये जंग तब तक रहेगी जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाएगा, जब तक वो लोग आज़ादी की फ़िज़ा में सांस नहीं लेंगे, ये तब तक वैसा चलता रहेगा। मगर फिर भी हमारा जो मौजू है वो यही है कि कश्मीर में जुल्म सितम आखिर कब तक। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ़ करवाऊँगा। मेरे साथ जो पहले मेहमान हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध के, अदबी और समाजी शख्सियत हैं, चंदजेब खान साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान है। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, ये डिप्टी चेयरमैन हैं अल खैर ट्रस्ट के, और माशाल्लाह फलाही कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? चंदजेब साहब, ये क्या हमेशा ऐसे ये मसला ही रहेगा? क्या कभी हल नहीं होगा? मतलब इसका किसको ये जिम्मेदारी लेनी है? हमारे वो मुसलमान बहन भाई हैं, आप क्या समझते हैं कैसे ये सॉल्व हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम, सबसे पहली बात यह कि शायर ने बड़ा खूब कहा है कि याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। दूसरी बात यह है कि आपने लफ्ज़ जो है वो अस्करियत पसंद इस्तेमाल किया है। अपनी मट्टी के लिए लड़ने वाले और अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाले जो लोग होते हैं वो मुजाहिद होते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो। और हम जब उसको अपने मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इन्हें मुजाहिदीन इस्लाम कहा जा सकता है, इन्हें मुजाहिदीन कश्मीर कहा जा सकता है। कश्मीर का मसला आज से नहीं है, और ये आज जो कश्मीर आपके पास है, आज़ाद कश्मीर, मुझे इस बात की खुशी है कि इस कश्मीर के ऊपर भी जो लश्कर कशी कबाइल की तरफ से हुई थी उस वक़्त, तो उसमें मेरा कबीला जो था स्वात का, वो उसमें सर फहरिस्त था, और हम अपने आबाओ अजदाद से वो सुनते रहे हैं। और आज जो पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर, उसकी आज़ादी में हमारे आबाओ अजदाद का बड़ा एक रोल रहा है। अब रहा सवाल ये कि दुनिया की आलमी ताकतों का जो दोहरा मेयार है वो नहीं चाहते कि मसला कश्मीर हल हो। आप पड़ोस को तब्दील नहीं कर सकते, रवैये तब्दील कर सकते हैं, मगर रवैया आज भी हिंदुस्तान का हो, चाहे वो इसराइल का हो, चाहे उसकी पुष्ट पनाही करने वाला अमेरिका हो, इनका दोहरा मेयार है दुनिया के अंदर। आज अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, क्या अक़वाम मुत्तहिदा के जो बड़े हैं उन्हें नज़र नहीं आता? बिल्कुल सही है सर, मैं आपसे ज़रूर इस बारे में बात करूंगा। ताहिर अंसारी से भी बात करनी है। ब्रेक का वक्त है। दोहरा मेयार क्या हमें समझ नहीं आता? हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम इनके दोहरे मेयार को जो है ना वो आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। ज़रा इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा हमें। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं कश्मीर में जुल्म और सितम आखिर कब तक। वक्फे से पहले हमने बात की चंदजेब खान साहब से, और उन्होंने कहा कि ये जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं उनका दोहरा मेयार ये इस मसले के ना हल होने की एक बहुत बड़ी वजह है। हमारे साथ ताहिर अंसारी साहब भी हैं,
ताहिर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये मसला इतना संगीन क्यों होता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला संगीन होने का वाज़ेह सबूत है, जैसे चंद्रजेब साहब ने फरमाया है कि बैनुल अक़वामी ताकतों का दोहरा मेयार है, बल्कि अब मैं वो दोहरा मेयार को भी नहीं कहूँगा, वो मेयार एक हो गया है, मुसलमान की पिटाई करना। मुसीबत ये है, अगर कहीं मुसलमान कुछ हरकत करते हैं और अपने घर का दिफा करेंगे तो उनको दहशतगर्द कहा जाता है, और अगर कहीं पे गैर मुस्लिम चाहे लोगों को ज़बह कर दे, बर्मा में जो कुछ हुआ किसी ने उनको दहशतगर्द नहीं कहा गया। कश्मीर इंडिया में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म हो रहे उनको करने वालों को किसी ने दहशतगर्द नहीं कहा गया। अफ़गानिस्तान के एक मासूम बच्चे जो है वो मदरसे में कुरान और स्टडी कर रहे पढ़ रहा है, और ऊपर से बमें गिरने वाले तो मासूम है और ये दहशतगर्द है। ये मेयार अब एक तरफ़ा हो गया, दो तरफ़ा नहीं रहा। तो लिहाजा कश्मीर न हमें अपना फैसला ख़ुद करने देते हैं, दरमियान में अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादे हैं अपने करारदादों पर अमल नहीं कर रहे हैं, और वो अमल न करना उनकी दिली बुग़्ज़ है, मुनाफिकत है, बुग़्ज़ है, इनाद है। उन्होंने इसराइल के मुतलिक जो करारदादें पास की थी देर से या जल्दी से, जिसमें ऐसी भी करारदादें हैं कि 2-2 घंटे में उन्होंने उस पर अमल दरामद कराया है। ठीक है, इराक़ के मुतलिक इन्होंने करारदाद पास की तो ऑटोमेटिकली चंद दिन में उस पर अमल कराया गया है। लिबिया के बारे में ऐसे किया, ईरान पे पाबंदी लगा के ऐसे किया है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं। हम पर ये हमारी करारदाद जो है वो रद्दी टोकरी का वो बना हुआ है। तो लिहाजा ये हमारे साथ मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, हमारे बच्चे ज़बह हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी इज़्ज़तें लूटी जा रही है, ये इस्लाम दुश्मनी में। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा मुख्तसरन बताइएगा, क्योंकि ये कहते हैं, अगर आप बात करें ना बैनुल अक़वामी ताकतों की, जो खुद इसमें हाथ नहीं डाल रहे हैं, इसे हल नहीं करवा रहे हैं, असल में अगर देखा जाए तो उनका जो कारोबार है उन ममालिक का, वो है असले की फ़रोख्त। ठीक है, और ये एक लड़ाई की वजह बीच में रहेगी ना, तो हम असले के ख़रीदार बने रहेंगे क्या? कुछ ऐसी कोई बात तो नहीं, क्योंकि इस तरह की बातें भी सुनने को आती हैं। ये इसका दूसरा मुनाफा समझ लो, ये दूसरा पॉइंट है इसका, यानी ये उसका फ़ायदा ज़रूर है, ऐसा ये पॉइंट ज़रूर है, लेकिन ये दूसरी ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन उनका ये है कि कम अज़ कम कोई मुसलमान जो आवाज़ उठा रहे वो आवाज़ अब कामयाबी तक न पहुँचे, वो दबे रहे। सही, असल बात ये है। ठीक है, चंद्रजेब साहब, सर दोहरे मेयार की ये बात हो रही है, ठीक है, कि वो बैनुल अक़वामी ताकतें ख़ुद नहीं चाहती, वो हल नहीं करती, तो वो ख़ुद ब खुद तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कभी भी ख्याल आएगा हमारी जो हुकूमतें हैं, जो मतलब हम एक शख्स होता है हमारे पूरे मुल्क की जानिब से, जिसने पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करके अपनी आवाज़ उठानी होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपना बिल्कुल सही किरदार अदा कर रहे हैं इस हवाले से? नहीं, देखो, अपना इसमें दो चीज़ें हैं। एक, आपके 70 सालों में पहली दफ़ा इस हुकूमत को ही क्रेडिट जाता है कि जिसने अमेरिका को नो मोर कहा गया। पिछले 70 सालों से हम सर पहली दफ़ा कश्मीर में एक ही दिन में इतनी ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। और पहली दफ़ा यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होकर बुरहानुद्दीन शहीद के लिए जो है वो बात की। और आज जो कश्मीर के अंदर जो शहादतें, देखें, किसी कौम को जब तक दबाया जाएगा, उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती की जाएगी। आज कश्मीर के जो घर हैं, उनके घरों के बाहर जो खिड़कियाँ खुलती हैं वो कब्रिस्तानों की तरफ खुलती हैं। जब कौम इस हद तक आ जाए, और आज सिर्फ हम नहीं कहते, हिंदुस्तान के अंदर हर वो दर्द रखने वाला इंसान, चाहे वो मुखालिफ पार्टी का हो, चाहे सियासी तज्जियाकार हो या कोई भी हो, हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि कश्मीर का मसला जिस तरह हिंदुस्तान की हुकूमत हल करना चाह रही है, इससे मसला खालिस्तान को मज़ीद तक़वियत मिल रही है, इससे दलत तहरीक को जो है वो मज़ीद तक़वियत मिल रही है। और हिंदुस्तान जिनके इशारों पे कर रहा है, इससे आज से चंद दिन पहले फ़लस्तीन के अंदर जो कत्ल गारत गरी हुई, अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो एक सुपर पावर, देखें जिस वक्त 2 सुपर पावर ताकतें थी, हमारा अलमिया ये रहा, मुसलमान हुक्मरानों की बेहिसी का आलम ये रहा कि हम
मजहब से ज्यादा मसलक को तरजीह देते रहे, और मसलकों की बुनियाद और ज़बान और रंग और नस्ल की बुनियाद पे जब हम तकसीम हुए हैं तो हम उन कुव्वतों के आलाकार बने हैं। आज रशिया को शिकस्त देने में इन्हीं मुसलमान हुक्मरानों का हाथ है, इन्हीं मुसलमान कुव्वतों का हाथ है। आज अमेरिका जो है वो कहता है इराक के अंदर जो है वो वेपन है, मगर आज तहकीक के बाद बरतानिया खुद ये तस्लीम करता है कि इराक के अंदर कुछ। आज देख लें कि सद्दाम के वक़्त में इराक पुरअमन था, कर्नल कज़ाफ़ी के वक़्त में लीबिया पुरअमन था। आज शाम के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो एक वजह तो यही है कि आपने अपना जो असला है उसको फ़रोख्त करना है, और जंगो जदल जहाँ पर होती है वहीं पर ही बारूद बिकता है। इस दुनिया को बैरूत बनाने के लिए जो किरदार अक़वाम मुत्तहिदा का रहा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की बेहिसी रही है, उसमें किसी हद तक हम मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं कि हमने अपने मज़हब को, कुरान को, दीन को फॉलो करने से ज़्यादा मसलक को फॉलो किया, और मसलक की बुनियाद पर आज अक़वाम आलम में मुसलमान तकसीम है। आज हमारी सरहदों पर रहने वाले, आज वो अफ़गानिस्तान जिनके लिए हमने लाखों कुर्बानियाँ दी, ये सरहद महफूज नहीं है। आज ईरान है, आज सऊदिया है, सीरिया आपके सामने एक मिसाल है। वो जो शाम की जो एक लड़ाई चल रही है उसमें आप जो मतलब जो जालिम है इस वक्त, जो उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, उनके साथ सपोर्ट कुछ मुस्लिम ममालिक की भी है। मैंने आपसे वही कहा ना कि जब बटे हुए हैं मैं एक बात कह रहा हूँ फ़हीम, देखें बात हमने मरना है, अल्लाह को जान देनी है, और हर इंसान का ईमान इस बात पे है कि उसने अपनी कब्र का हिसाब देना है। एक सलाहुद्दीन अयूबी बैतुल मुक़द्दस से एक आवाज़ एक औरत देती हो तो वही सलाहुद्दीन अयूबी उस बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करता है। हम उनके पेश रो हैं कि जिनका कानून हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कानून और आइन जो है आज बरतानिया उसको फॉलो करता है, आज वो महज़्ज़ब ममालिक जो है उसको फॉलो करते हैं। बदकिस्मती हमारी रही कि हम, दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा ये कहना है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, मगर पाकिस्तान के अंदर जो 70 साल में हम अपने ज़ाती मफादात को लेकर जो खेल खेलते रहे हैं उससे एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं आई है। एक बेहतरीन आवाज़ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीर के लिए उठाई थी। ये वही कश्मीर है जहाँ से 90,000 कैदी जो है वो छुड़वाए गए। जब तक आपके अंदर देखें ना, आप जब तक अपनी हुकूमत को पावरफुल नहीं करेंगे, आप जब तक अपनी आर्मी को पावरफुल नहीं करेंगे, जब तक आपका तमाम का मौक़िफ़ एक नहीं होगा, तो आप कश्मीर के एजेंडे को बैनुल-अक़वामी तौर पे बेहतर तरीके से बयान नहीं कर सकते। सर, इस हवाले से मेरा कि हमारी जो आर्मी है वो काफ़ी पावरफुल है, और जहाँ तक बात है हुकूमत की, तो हमारी हुकूमतें वो भी पावरफुल हो रही हैं। जो करप्शन की तरह, दीमक की तरह जो ये करप्शन जो है ये हुकूमतों को, इन सारी चीज़ों को खा रहे थे, अब उनको चुन चुन के उनके ऊपर काम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर काम होगा। सर, मुझे आपसे आप ये बताइए, क्या वाकई हमारे पास लीडर्स की कमी है? कोई अच्छा लीडर जो कि एक रिप्रेजेंट कर सके? क्या आपको लगता है कि लीडर की कमी है हमारे पास? लीडर की कमी, इतनी यानी लीडरशिप हमारे पास काफ़ी है, ऐसी कोई कहत नहीं है लीडरशिप की, लेकिन लीडरशिप में जो कमी है वो ये है कि दियानत की कमी है। और लीडरशिप में वो जुर्रत और हिम्मत नहीं है जो जुर्रत होना चाहिए। दुनिया में कोई किसी का कोई नहीं बिगाड़ सकता है, ये बात वाज़ेह है। दो टोक अल्फाज, आज गैर मुस्लिम में आप ले ले, गैर मुस्लिम ममालिक में किसी मुल्क में जंग जारी नहीं है, और मुसलमानों का मुल्क ले ले, कोई मुसलमान के मुल्क जो है वो बग़ैर जंग के नहीं है। ठीक है, लिहाजा तो ये लीडरशिप अब एक तैयब अर्दगान है जो दुनिया को कुछ करके दिखा रहा है, इसी तरह हर एक लीडर बन सकता है। सर, एजुकेशन से उन लोगों ने अपनी पूरी नेशन को जो है वो चेंज किया है, और वो इसी वजह से वो आज तैयब अर्दगान है, और वो सारे मामलात पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है उनकी तरफ एक निगाह है। फ़हीम भाई, थोड़ा सा हिम्मत चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी लीडर जो है वो इतनी एजुकेटेड हो कि वो पूरी दुनिया एक चुंठी से लेकर आसमान खिला तक सारे कुछ जानता हो, लेकिन वो नहीं, उसको थोड़ा जुर्रत चाहिए। जब हमें एजुकेशन तक आज़ादी नहीं है, हमें एजुकेशन तक रसाई नहीं है, तो हम एजुकेशन कैसे हासिल करें? और वो रसाई जो है वो एक निडर की आदत की ज़रूरत है जो वहाँ तक हमें पहुँचाए, हमें एजुकेशन दे। तो लिहाजा अगर हमारी लीडरशिप इतनी कमज़ोर हो, इतनी खौफज़दा हो कि वो
किसी भी जुर्रत का फैसला न कर सके तो हम कैसे कर सकते हैं। लिहाजा सिर्फ हमारी लीडरशिप का मसला नहीं है, पूरी मुसलमानों का ये आलम है कि एक टेलीफोन कॉल पे अरबों डॉलर जो है उनके मुल्क में सरमायाकारी की जा रही है और मुसलमानों की मुल्क में लोग प्यास और भूख से मर रही है, लेकिन उनके पैसे दूसरे स्विस बैंकों में पड़े रहते हैं। तो लिहाजा हमें लीडरशिप की और उसकी सलाहियत की कोई कमी नहीं है, हमें दियानत की कमी है। दियानत होना चाहिए, अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए, जुर्रत होना चाहिए। ज़िंदगी आपका मौत लिखी हुई है। अगर आपकी उम्र 70 साल है तो आप कभी भी 65 पे नहीं मर सकते हैं, चाहे आप दुनिया के कुछ भी करें। लिहाजा लोग जो खौफ महसूस कर रहे हैं वो अपने मफादात को नुकसान पहुंचाने की खातिर, अपनी इज़्ज़त जो है वो कुर्बान किया हुआ है मफादात की खातिर। तो लिहाजा हमें एक ज़रूरतमंद लीडरशिप की यकीनन ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं, और पूरी मुसलमानों को ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त अपने बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है। कुछ सर कहना चाहते हैं इस हवाले से, क्योंकि हम बैठ के यहाँ पे कोई डिस्कशन से इस मसले को हल तो नहीं कर सकते, मगर सिर्फ ये एहसास ज़रूर दिला सकते हैं कि वाकई ये मसला है और ये हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और हम उस दुख में, उन अपने कश्मीरी बहन भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं। बेशक बैन अल-अक़वामी तौर पे तमाम अक़वाम आलम और अक़वाम आलम के साथ वो ममालिक के जो ये समझते हैं कि जहाँ पर भी इंसानियत की तज़लील होती है, देखें मुसलमानियत अपनी जगह है, मगर दुनिया में एक अच्छा इंसान अपने मज़हब का अच्छा तर्जुमान होता है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करते हैं, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए बात करते हैं, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अभी जब अमेरिका ने फ़लस्तीन के लिए वहाँ पर इसराइल के लिए करारदाद लेकर आया, तो वो ममालिक भी कि जो मुसलमान नहीं थे उन्होंने भी जो है उसको कंडेम किया है कि नहीं, ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। हमारा जो मैसेज है बहसियत पाकिस्तानी और बहसियत एक मुसलमान, दुनिया में वो जाना चाहिए कि यहाँ पर जुल्म हो रहा है और इस जुल्म का जो है वो सरकोबी करनी चाहिए, जुल्म का जो है उसकी सरकोबी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। सर आप क्या कहेंगे? तो ये मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है पूरी ख़ुसूसन पाकिस्तानियों के लिए कि मुल्क से प्यार करे और मुल्क का दिफा करे, अपने मफादात मुल्क पर कुर्बान करे, मुल्क को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल ना करे और हर एक अपने हदूद में काम करे, एक दूसरे के साथ मिलकर मुट्ठी बनकर मुल्क के और इस कौम की खिदमत करे और इसका दिफा करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच चंदेब साहब, थैंक यू सो मच ताहिर अंसारी साहब। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की तरफ है और वाकई आज हमारी इस नशिस्त का मकसद सिर्फ यही था कि हम सिर्फ ये एहसास दिला सकें कि उन कश्मीरियों के साथ, उन कश्मीरी बहन भाइयों के साथ उनके गम में हम बिल्कुल बराबर के शरीक हैं। बाकी ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ मुसलमान अक्सरियत के लोग रहते हैं सारे, और आपको पता है कि हमारा मज़हब वो एक वाज़े एक मतलब बयान करता है कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी। तो हम इसको एक अमन का गहवारा बनाना है और जो पीस है, अमन है, वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए भी एक अमन वाली जगह कायम करनी है। इंशाअल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।